पूरा देश डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि दे रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में दिनकर ने एक कविता लिखी थी, तब कहो लोहिया महान है, वही एक वीर है जो रहा सीना तान है। स्वतंत्रता संग्राम में जिन अगली पंक्तियों के नेताओं का नाम लिया जाता है उसमें गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, कृपलानी इत्यादि थे। लेकिन जिन दूसरी पंक्तियों के नेता के बारे में लोगों को भरोसा था कि जवाहरलाल के कंधे से जब देश की बागडोर उतरेगी तो इन समाजवादियों के नाम के कंधे पर देश की जवाबदेही आ सकती है। उन नेताओं में जो दूसरी पंक्ति के नेता थे उसमें आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, रामनंदन मिश्र, अच्युत पटवर्धन, गंगा शरण सिंह, मेहर अली इत्यादि थे, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव शिक्षा शास्त्री बन के रह गए, जयप्रकाश सर्वोदय की ओर चले गए, रामनंदन मिश्र और अच्युत पटवर्धन को आध्यात्म खींच के ले गया, मेहर अली की असामयिक मृत्यु हो गई और डॉक्टर लोहिया अंत तक राजनीति की धारा में तने रहे और एक विस्फोटक के रूप में वो खड़े रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक विचारक थे और जितने बड़े विचारक थे उतने बड़े वक्ता थे। संघर्ष और संगठन और विचार तीनों की दृष्टि से लोहिया के अंदर एक सकुशल नेतृत्व का दुर्लभ गुण उनमें प्राप्त था। संघर्ष की जो क्षमता उनके अंदर थी वह दुर्लभ थी, निर्भय थे, निसंकोची थे एवं विरोध की किसी भी सीमा तक वो जाके कर सकते थे, जिसके कारण वो राजनीति में एक विस्फोटक के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई। लोहिया का ये पक्का मत था कि पंडित नेहरू ने देश के लिए जितना अहित हो सकता है वो अहित किया है और कांग्रेस पार्टी के रहते हुए देश का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए उनकी सारी नीति अंध राजनीति, अंध कांग्रेसवाद और अंध नेहरू विरोध के रूप में पड़ी और सबसे पहले राजनीति में गैर कांग्रेसवाद का नारा देने वाले राम मनोहर लोहिया ही ठहरे और सबसे पहली बार उन्होंने साम्यवादी पार्टी से लेके दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी जो समय की जनसंघ थी उसको एक साथ लाकर खड़ा किया और कई प्रदेशों में कांग्रेस को सत्ता से उन्होंने उखाड़ दिया और वही राजनीति उनकी आगे भी चलती रही। जयप्रकाश जी उनकी
राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से प्रसन्न नहीं होते थे, बिल्कुल विचारधारा की दृष्टि से तो उन्हें मानते ही थे। बेनीपुरी जी ने उनके बारे में जब लोहिया का उदय हो रहा था तो उन्होंने एक टिप्पणी अपनी की है कि लोहिया के उदय से जो अमीर और गरीब के आधार पर जो समाज का बंटवारा था, जो समाजवादी लोग मानते थे, जो मार्क्सवादी दर्शन का, उस वो वर्गवाद से वर्णवाद की ओर, क्लास से कास्ट की ओर उनकी राजनीति हो गई और उन्होंने राजनीतिज्ञों को एक ऐसा हथियार दे दिया कि इस हथियार ने भारत की सभी पार्टियों को प्रभावित किया। और अब किसी भी जनतांत्रिक व्यवस्था में जहां चुनाव के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं तो मत किस आधार पर मिलता है वह बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो इस जाति की राजनीति के कारण पिछड़ों, अति पिछड़ों की जो संख्या है उस संख्या के आधार पर हर पार्टियों के उम्मीदवारों का जीतना निश्चित माना गया। इसलिए हर दल में उम्मीदवार की योग्यता के की दृष्टि से उसका महत्व कम, जाति की दृष्टि से और चुनाव जीतने की दृष्टि से उसका महत्व, जाति का महत्व ज्यादा दिया जाने लगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो कैडर बेस्ड पार्टियां थी, जो साम्यवादी पार्टियां थी, साम्यवादी पार्टी से लेकर जो और भी पार्टियां, इवन कांग्रेस, कोई ऐसी पार्टियां नहीं थी जिसने लोहिया की इस जातिवादी वर्ण व्यवस्था से प्रभावित नहीं हुई और मूल्यों का हनन होना शुरू हुआ और वो व्यक्तित्व से के साथ साथ जाति की प्रधानता देना प्रारंभ कर दिया गया। इसलिए क्लास के बदले राजनीति में कास्ट को स्थापित करना राजनीति की दृष्टि से लोहिया का भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि कि लोहिया विचारक थे, वो स्वयं जातिवादी नहीं थे, क्योंकि उनके जितने सिपह सलाहकार थे, जो उनके दल के बड़े नेता थे, उनमें बहुत सारी उच्च जातियों के लोग उनके साथ थे, जो विचार की दृष्टि से वो सही रूप में चाहते थे कि समाज के अंतिम पायदान के लोगों को अवसर मिले। उसमें उनके जो गुण थे, संघर्ष, उनकी जो बौद्धिकता थी, उनका एक दार्शनिक पक्ष था, वो उनके राजनीतिक सहयोगी मधुलिम में हुआ। संघर्ष का जो उनका मुद्दा था, विद्रोह का जो उनका तेवर था, वो राजनारायण जी में गया। और जॉर्ज फर्नांडिस अपने उग्र तेवर, लोहिया जी का जो उग्र तेवर था, उस तेवर और संगठन और निर्भीकता के प्रतीक उनके सलाहकार थे। ये तीन सलाहकार और उनके पार्टी के बड़े नेताओं में से थे जिनमें लोहिया के ये तीन गुण गए। भारतीय शासन व्यवस्था को जिन नेताओं ने सबसे अधिक प्रभावित किया वो गांधी, नेहरू और अंबेडकर थे। और इन तीनों के बाद जिसने भारतीय राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित किया वो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया थे। आज राम मनोहर लोहिया ने जो राजनीति की दिशा तय की, उस दिशा पर आगे भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें
दक्षिणपंथी कही जाने वाली भारतीय जनसंघ या भाजपा और अन्य बहु सारे दल एक साथ मिलके गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में सक्षम हुए। और जब से भाजपा की सरकार बनी तो दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन एकात्मवाद जो अंत्योदय उनका कार्यक्रम था वो शासन उस सरकार के कार्यक्रम में आए। सर्वोदय के बाद जब 1977-74 में के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण फिर से राजनीति में प्रवेश किए तो फिर से उन्होंने लोहिया को याद किया और लोहिया की ही राह पर चल के उन्होंने जनतंत्र की रक्षा के लिए सभी गैर कांग्रेसी दलों को एक मंच पर लाने का एक प्रयास किया जिसमें वो सफल हुए और फिर से सरकार बनी। लोहिया जी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जब वो संसद में पहुंचे तो उन्होंने सारे भाषण हिंदी में किए और हिंदी में कठिन से कठिन विषयों पर वो भी इतनी सरल भाषा में उन चीज़ों को वो बोलते थे कि सुनने वाले भी दंग रह जाते थे। और उन्होंने कहा जाता है कि या स्वयं दिनकर लिखते हैं कि राजनीति में पुरुषोत्तम दास टंडन के बाद हिंदी के सबसे प्रबल पक्षधर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया माने जाते हैं। उन्होंने लिखा है कि 12 वर्षों में रह के संसद में रह के जितनी हिंदी की सेवा मैंने की उतनी उससे कुछ ही महीनों में डॉक्टर लोहिया ने हिंदी की सेवा की। ये पहली दफा लोगों को ये एहसास हुआ कि कठिन से कठिन विषयों पर डॉक्टर लोहिया सरल से सरल हिंदी में और बोधगम्य भाषा में लोगों को समझा सकते थे। उनका गैर मतलब हिंदी का उनका प्रबल समर्थन और अंग्रेजी का विरोध दूसरी तरफ दक्षिण भारत में हिंदी के लिए हितकर नहीं हुआ क्योंकि हिंदी के विरुद्ध दक्षिण भारत में जो आंदोलन छिड़ा उस प्रकारांतर से जो हिंदी प्रदेशों में जो अंग्रेजी के विरुद्ध जो बातें आंदोलन के रूप में उठी थी उसका भी प्रभाव दक्षिण के प्रदेशों में पड़ा, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ की प्रांतीय भाषाओं का भी विकास हुआ। डॉक्टर लोहिया एक विरोधी तेवर के नेता रहे और अंत तक वो विरोधी तेवर के बने रहे। उन्होंने कई बार नामधारी सिंह दिनकर से कहा कि जिस तरह से तुम हमारे मित्र जयप्रकाश नारायण पर अपनी कविता लिखे हो उस तरह की कविता हमारे ऊपर भी लिखो। तो दिनकर का जवाब था कि जिस तरह से जयप्रकाश नारायण ने हमें प्रभावित किया अगर आप भी उसी तरह से प्रभावित करेंगे तो कविता स्वयं फूट पड़ेगी। तो आजीवन प्रबल विरोधी होने के बावजूद भी वाणी भाषा कार्यक्रम में कठोर रहते हुए भी लोहिया अपने गांधीवादी ही मानते थे और कहते थे गांधी के हम गांधीवाद के ही हम प्रबल समर्थक हैं। और उनका पूरा दर्शन जो था वो समाज के वंचित तबकों को आगे बढ़ाने का था। आज की परिस्थिति में लोहिया अगर होते तो समाज को एक नई दिशा मिलती। संभवतः जिस तरह से लोगों के अंदर एक भेदभाव जैसी स्थिति पैदा हुई है उस पर लोहिया फिर से पुनर्विचार करते और देश को एक नई दिशा मिलती।
लोहिया को अपना नेता मानने वाले लोग भी वंशवाद और जातिवाद के चक्कर में फंस के भारतीय राजनीति को एक उल्टी दिशा दी है। अब ये कहाँ तक प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए हितकर होगा, यह आने वाला भविष्य ही तय करेगा। मैं उनकी त्याग, संघर्ष और देशभक्ति के लिए मैं उन्हें अपना नमन प्रस्तुत